हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? साकेत आईएएस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे हमारे इंडियन इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट टॉपिक विनिमय दर, एक्सचेंज रेट की बात करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ और चैप्टर पूरा होते होते आप इसका आंसर ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आज की हमारी एक्सचेंज रेट क्या है? आज की डॉलर और रुपी के जो वैल्यू एक्सचेंज रेट है, जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है? यानी कि आज के दिन डॉलर, आज के दिन रुपए का जो मूल्य है डॉलर में वो कितना है, एक डॉलर में कितने रुपए आते हैं आज, ये आप मुझे बताएंगे। और आज हम आपको बताएंगे कि विनिमय दर क्या होती है, विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है, कौन ये तय करता है कि डॉलर का मूल्य क्या होगा, कौन तय करता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में किस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के बदले कितनी भारतीय मुद्रा मिलेगी, यूरो के बदले कितनी भारतीय मुद्रा मिलेगी। इन सारी चीजों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और आज आपके उन बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझने में आपकी सहायता करेंगे कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो सबसे पहले तो मुद्राओं की विनिमय दर कैसे तय की जाती है। जैसे भारत को दुनिया के साथ व्यापार करना है और दुनिया को भारत के साथ व्यापार करना है तो आफ्टर ऑल व्यापार तो मुद्राओं में ही होगा। तो मुद्राओं के मूल्य को कैसे निकाला जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम किसी देश के साथ व्यापार करेंगे तो उन व्यापार में जो बिलिंग होगी, जो लेन देन होगा, जैसे मान लीजिए कोई सामान आप अमेरिका से मंगा रहे हैं, यूरोप से मंगा रहे हैं, चाइना से मंगा रहे हैं। चाइना से जो सामान हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा है उसकी जो कीमत है वो डॉलर में डिसाइड होगी, तो पेमेंट भी डॉलर में होगा। और जब डॉलर में पेमेंट होगा तो हमें पता होना चाहिए कि एक डॉलर का मूल्य कितने रुपए है, यानी कि एक डॉलर का सामान खरीदने के लिए हमें कितने रुपए पे करने होंगे, यह जानना बहुत जरूरी है। और इसको जानने के लिए हमें रुपए और डॉलर के बीच का जो विनिमय दर है वो जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करेंगे। ये देखिए बहुत सारी मुद्राएं आपके सामने हैं और इन मुद्राओं के आधार पर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि एक्सचेंज रेट होता क्या है। एन एक्सचेंज रेट इज अ रेट at which the currency will be exchanged for another currency and affects trade and movement of money between countries। तो क्या होता है एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट at which on currency will be exchanged for another currency। देखिए ये है डॉलर और इसके अनुपात में हमें रुपए का मूल्य निकालना है। जब हम डॉलर के अनुपात में रुपए का मूल्य निकालेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक डॉलर का रुपए में मूल्य क्या है। अब यहाँ पर ये बहुत सारे सवाल आते हैं कि कौन बताएगा कि रुपए में मूल्य क्या है, यानी कि ये कौन बताता है? क्या किसी देश की सरकार बताती है, क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाते हैं, या बाजार बताते हैं कि रुपए में मूल्य क्या होगा? इसी पर हम बात करेंगे। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आज का डॉलर का रुपए में क्या मूल्य है, तो आप इसका आंसर कहां से ढूंढेंगे? कोशिश कीजिएगा और आपको साथ में ये भी पता चलेगा, ये तो मैं ही बताऊंगी कि आखिर ये तय कौन करता है। तो एक डॉलर के बराबर अगर आपका 82 रुपीज है, अगर एक डॉलर के बराबर 82 रुपीज है, इसका मतलब है कि आज आप एक डॉलर का कोई सामान खरीदते हैं तो आपको 82 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब डॉलर महंगा है, रुपया सस्ता है। तो इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे रुपए की वैल्यू, हमारे रुपए की जो कीमत है उसका पता चलता है। ये कैसे और कौन करता है, इस पर आगे हम लगातार चर्चा करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। द एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी इन रिलेशन टू अनदर कंट्री। यानी कि जो एक्सचेंज रेट होता है इससे दूसरे देशों की मुद्राओं के अनुपात में हमारे देश की मुद्रा की वैल्यू पता चलती है और करेंसी रिलेशन पता चलते हैं। जैसे डॉलर और रुपए के बीच का रिलेशन, रिलेशन का मतलब है डॉलर महंगा हो रहा है या रुपया महंगा हो रहा है, इसके बीच का जो रिलेशन है उस वह पता चलता है किससे? विनिमय दर से। अब ये विनिमय दर का निर्धारण कौन और कैसे करता है, इस पर हम बात करें, बहुत विस्तार से आपको समझाएं। देखिए ये है आपकी एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट। और एक्सचेंज रेट क्या हुई? एक डॉलर के अनुपाते रुपए का मूल्य या रुपए की मात्रा भारत की विनिमय दर होगी। ध्यान दें, ये भारत की विनिमय दर होगी, अमेरिका की नहीं, क्योंकि अमेरिका के मुद्रा के अनुपात में भारतीय मुद्राओं का मूल्य निकाला जा रहा है। यानी कि यहाँ ये पता किया जा रहा है कि एक अमेरिकी मुद्रा के बदले कितनी भारतीय मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें, मान लीजिए उदाहरण के लिए एक डॉलर का रुपए में मूल्य जो है वो 80 रुपए है, इसको हमने मान लिया। अगर ये एक डॉलर 80 रुपए से 85 रुपए हो जाए तो इसका क्या मतलब है? और अगर ये
$1 से 75 रुपए हो जाए तो इसका क्या मतलब है, इसको समझिएगा। ये है हमारी एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये एक्सचेंज रेट में परिवर्तन हुआ और यहाँ एक्सचेंज रेट में परिवर्तन हुआ, तो इसको क्या कहेंगे और इसका क्या मतलब है, इसको समझिएगा। फिर हम आपको बताएंगे कौन तय करता है, ठीक है। तो $1.85, अगर 80 से 85 हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ रुपया सस्ता हो गया, डॉलर महंगा हो गया, ठीक है। जब $1 का मूल्य 80 रुपए से बढ़कर के 85 रुपए हो गया तो इसका मतलब है कि डॉलर 5 रुपए महंगा हुआ और रुपया 5 रुपए सस्ता हुआ। तो इसे क्या कहेंगे, इसे भारत की विनिमय दर की गिरावट कहेंगे। भारत की विनिमय दर में गिरावट कहेंगे, क्योंकि भारत की विनिमय दर डाउन हो गई। भारत की विनिमय दर में 5 रुपए की गिरावट आई। इसे दो नामों से जाना जाएगा, क्या क्या, डिवैल्यूएशन और डिप्रेशिएशन। डिवैल्यूएशन और डिप्रेशिएशन को आगे हम देखेंगे। इनको मूल्यह्रास और अवमूल्यन हिंदी में कहते हैं। तो ये मूल्य एक ही बात को, यानी कि जब विनिमय दर में गिरावट होती है तो इसी को दो नामों से जाना जाता है। एक तो इसको हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे डिवैल्यूएशन, ठीक है, डिवैल्यूएशन कहेंगे। और दूसरा नाम इसको हम क्या कहेंगे, दूसरा नाम इसको हम कहेंगे डिप्रेशिएशन। तो ये दो नाम क्यों हैं इसके, ये भी हम आपको बताएंगे अभी। डिप्रेशिएशन और हिंदी में डिवैल्यूएशन को कहेंगे अवमूल्यन, हिंदी में भी जान लीजिए। और डिप्रेशिएशन को हिंदी में क्या कहेंगे, यहाँ पर लिख दिया है मूल्यह्रास, मूल्यह्रास, ठीक है। अब दो नाम है, यानी कि जब विनिमय दर में गिरावट होती है तो इसे दो नामों से जाना जाता है। जब ये गिरावट जानबूझ करके की जाती है, सरकार स्वयं करती है, तो इसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। और जब यह गिरावट अपने आप होती है तो इसे डिप्रेशिएशन या मूल्यह्रास कहते हैं। यहाँ पर तीन बातें जान लीजिए। सबसे पहले एक्सचेंज रेट क्या होती है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की एक इकाई के अनुपात में किसी देश की घरेलू मुद्रा की इकाइयों का अनुपात विनिमय दर कहलाता है। यानी कि विदेशी मुद्राओं के अनुपात में घरेलू मुद्राओं का जो मूल्य है उसे हम विनिमय दर कहते हैं। इस विनिमय दर में गिरावट कब आती है, जब विदेशी मुद्रा महंगी हो जाती है और घरेलू मुद्रा सस्ती हो जाती है। जब विदेशी मुद्रा महंगी हो जाए और घरेलू मुद्रा सस्ती हो जाए तो इस स्थिति को कहते हैं विनिमय दर की गिरावट। विनिमय दर की गिरावट को दो नाम दिए जाते हैं। जब विनिमय दर की यह गिरावट अपने आप होती है, कोई नहीं करता, मार्केट फोर्स से होती है। मार्केट फोर्स के बारे में आगे बात करेंगे। जब ये विनिमय दर की यह गिरावट अपने आप होती है तो इसे कहा जाता है मूल्यह्रास, इंग्लिश में कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। और जब यह गिरावट सरकार करती है जानबूझ करके, सरकार क्यों करती है इस पर भी बात करेंगे कि जब रुपया सस्ता हो रहा है और डॉलर महंगा हो रहा है तब इससे क्या लाभ होने वाला है, आखिर सरकार जानबूझ करके अपने रुपए के मूल्य में क्यों कमी करती है, इस पर आगे बात करेंगे। पहले इसको कहते क्या है ये समझ लीजिए। तो जब सरकार जानबूझ करके अपनी विनिमय दर में गिरावट करती है या रुपए को सस्ता करती है तो ऐसी परिस्थिति को, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन। और जब यह गिरावट अपने आप होती है तो इसे कहते हैं मूल्यह्रास, ठीक है। ये दो बातें यहाँ आपने समझ ली। दूसरी तरफ जब विनिमय दर में दूसरे प्रकार का परिवर्तन आता है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर भारत की विनिमय दर में कमी हो रही है। विनिमय दर में कमी या विनिमय दर में गिरावट हो रही है ना, तो उसको क्या कहा गया, मैंने आपको बताया। अगर दूसरी परिस्थिति हो, हमने मान लिया था कि अगर $1 का मूल्य 80 रुपए है, उसी को ध्यान में रख करके हम इसकी गिरावट और वृद्धि को देख रहे हैं। तो जब $1 का मूल्य 80 रुपए से बदल करके $1 85 रुपए हो गया तो इसे विनिमय दर की कमी कहा गया और अलग अलग नामों से बुलाया गया। लेकिन अगर $1 का मूल्य 80 रुपए से बदल करके 75 रुपए हो गया तो इसे क्या कहेंगे। यहाँ पर आप देखिए, डॉलर पहले की अपेक्षा 5 रुपए सस्ता हुआ है और रुपया पहले की अपेक्षा 5 रुपए महंगा हुआ है। वो कैसे हुआ है समझिए। जो डॉलर कल तक 80 रुपए का मिल रहा था, आज वही डॉलर $1 75 रुपए का मिल रहा है।
इसके अलावा और एक बात इसको अलग तरीके से समझें कि कल तक जो सामान $1 का मिल रहा था उसको खरीदने के लिए हमें 80 रुपए देने पड़ रहे थे, लेकिन आज $1 का सामान खरीदने के लिए हमको 75 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। तो हमारे पास 5 रुपए भी बच जा रहे हैं और हमको $1 के बराबर सामान भी मिल जा रहा है। इसका मतलब है कि डॉलर सस्ता हो गया और रुपया महंगा हो गया, क्योंकि घरेलू मुद्रा महंगी हुई है, घरेलू मुद्रा के मूल्य में सुधार आया है। तो इसे हम क्या कहेंगे? विनिमय दर की वृद्धि। सबसे पहला हम इसको नाम देंगे, बहुत ही प्रश्न आते हैं यहाँ से और बहुत क्लियर करके आप यहाँ समझ लीजिएगा आज। विनिमय दर में वृद्धि, क्योंकि विनिमय दर में वृद्धि हुई है क्योंकि घरेलू मुद्रा का मूल्य 5 रुपए बढ़ गया है, तो इसे भारत की विनिमय दर की वृद्धि कहेंगे। अब जैसे हमने यहाँ देखा कि अगर जानबूझ करके किया गया तो अवमूल्यन कहा गया, अपने आप हुआ तो मूल्यह्रास कहा गया, इंग्लिश में डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन कहा गया। यहाँ भी वही चीज है कि अगर विनिमय दर में वृद्धि जानबूझ करके की गई है, सरकार ने जानबूझ करके विनिमय दर की वृद्धि की है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एप्रिसिएशन। ठीक है, एप्रिसिएशन, इसको कहेंगे एप्रिसिएशन। अगर सरकार ने जानबूझ करके विनिमय दर में वृद्धि की है, $1 का मूल्य 80 से बदल करके 75 कर दिया है, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? एप्रिसिएशन। और अगर ये अपने आप हुआ है, मार्केट फोर्स से हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन, ठीक है, तो इसको हम रिवैल्यूएशन कहेंगे। यानी कि जब सरकार जानबूझ करके विनिमय दरों में परिवर्तन करती है, उसके बाद जो परिवर्तन होता है उसे अलग नामों से बोला जाता है, और जब यह अपने आप होता है तो ये अपने आप और सरकार द्वारा किए जाने की घटनाएं क्या हैं, इन पर हम बात कर लेंगे। इस चीज पर हम फिर एक बार दोबारा आएंगे, जब स्लाइड के माध्यम से आपको समझा लेंगे, एक बार फिर हम इनकी चर्चा करेंगे। अब देखिए, किसी भी देश की प्रश्न पूछा जाता है कि किसी देश की मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय मूल्य कौन निर्धारित करता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए का मूल्य कौन तय करेगा। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए का मूल्य तय करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल रेट या फिक्स रेट, और दूसरा तरीका है जिसे हम बोलते हैं मार्केट रेट या फ्लोटिंग रेट। यानी कि जब सरकार किसी काम को करती है तो अलग उसको ऑफिशियल बोलते हैं, और जब वह काम मार्केट के हिसाब से होता है तो इसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं फ्लोटिंग रेट। अब यहाँ भी विनिमय दर निर्धारण के 2 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? 2, जरा देखते हैं यहाँ पर। यानी कि किसी देश की एक्सचेंज रेट का निर्धारण 2 प्रकार से हो सकता है। किसी देश की एक्सचेंज रेट 2 प्रकार से तय हो सकती है। मोटा मोटा अनुमान है, वैसे छोटे छोटे इसमें बहुत डेप्थ में जा सकते हैं हम। तो इसमें 2 तरीके हैं किसी देश की विनिमय दर को निर्धारण के। एक क्या है? इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड रेट, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट। अब यहाँ पर एक बात तो तय हो गई कि यहाँ पर विनिमय दर कैसी रहती है? स्थिर रहती है, और यहाँ पर विनिमय दर कैसी होती हैं? बदलती रहती हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? परिवर्तनीय दर भी कहते हैं। इसको परिवर्तनीय दर भी कहते हैं और इसको स्थिर दर भी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑफिशियल रेट। फिक्स रेट में क्या होता है? सरकार प्लस केंद्रीय बैंक, भारत के संदर्भ में आरबीआई, सरकार और केंद्रीय बैंक विनिमय दर का निर्धारण करते हैं। सरकार और केंद्रीय बैंक तय करते हैं कि हमारी विनिमय दर क्या होगी, या $1 का रुपए में मूल्य क्या होगा। जब सरकार और आरबीआई या केंद्रीय बैंक यह तय करता है तो ऐसे विनिमय दर को बोला जाता है फिक्स रेट या ऑफिशियल रेट। लेकिन एक दूसरा प्रकार है विनिमय दर निर्धारण करने का, जिसमें बाजार तय करता है या बाजार शक्तियां तय करती हैं कि बाजार में विनिमय की दर क्या होगी। बाजार शक्तियां, और बाजार शक्तियां क्या है? बाजार शक्तियां हैं वस्तु की मांग और पूर्ति। यहाँ पर वस्तु क्या है? यहाँ पर वस्तु है डॉलर, और पूर्ति किसकी हो रही है? डॉलर। और विनिमय दर क्या है? विनिमय दर डॉलर की कीमत है। तो जैसे बाजार में सभी वस्तुओं के मूल्य तय होते हैं उनकी मांग और पूर्ति के हिसाब से,
उसी प्रकार से बाजार में डॉलर का मूल्य भी तय होता है। जैसे बाजार में सेब की कीमतें किस आधार पर होती हैं? अगर सेब की डिमांड बहुत ज्यादा है और स्टॉक कम है तो सेब महंगा हो जाता है। जैसे अभी टमाटर था, अभी तक टमाटर 200 रुपए क्यों बिक रहा था? क्योंकि बाजार में टमाटर का स्टॉक कम था और डिमांड पहले की जैसी थी, तो टमाटर 200 रुपए बिक रहा था। लेकिन अब टमाटर की नई स्टॉक आ गए हैं, नया प्रोडक्शन होके आ गया है, मांग पूर्ति बैलेंस हो गया है, तो वही टमाटर 40 रुपए पर आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पर डॉलर को आप टमाटर से तुलना करके देखें कि जब बाजार में डॉलर की डिमांड ज्यादा होती है और पूर्ति कम होती है तो डॉलर महंगा हो जाता है। जो डॉलर अभी 75 का मिल रहा था वो 85 का और 90 का मिलने लगता है, क्योंकि डॉलर कम है और खरीदारी ज्यादा हो रही है। डॉलर की खरीदारी कौन कर रहा है? डॉलर की खरीदारी करने वाले वे लोग हैं जिनको डॉलर खर्च करने के लिए चाहिए। ये बैंकों के माध्यम से रुपया देते हैं और डॉलर खरीदते हैं। तो जब डॉलर ज्यादा खरीदा जाएगा या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब रुपए में ज्यादा व्यापार, जब डॉलर में ज्यादा व्यापार होगा तो सभी देश डॉलर खरीदेंगे, और जब दुनिया के सभी देश डॉलर खरीदेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर महंगा होगा और उसके अनुपात में घरेलू मुद्रा सस्ती हो जाएगी। तो जब डॉलर की मांग और डॉलर की पूर्ति के हिसाब से डॉलर की कीमतें घटती और बढ़ती हैं, डॉलर सस्ता और महंगा होता है, तो ये अपने आप होता है, इसे सरकार नहीं कर रही है, ये बाजार मार्केट फोर्स से होता है। और ऐसी स्थिति में जब विनिमय दर में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं फ्लोटिंग रेट, यानी कि इसमें बाजार परिवर्तन, बाजार निर्धारित करता है कि विनिमय दर क्या होगी, इसमें बैंक और सरकार निर्धारित करती है कि विनिमय दर क्या होगी। ध्यान देने वाली बात है कि ज्यादातर जो ऐसे देश होते हैं जिनकी विचारधारा साम्यवादी होती है, तो साम्यवादी विचारधारा वाले जो देश होते हैं वो फिक्स रेट को अपनाते हैं, क्योंकि साम्यवादी विचारधारा वाले देशों में सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो संसाधन है, जो नीतियां हैं, उन पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो सरकार स्वयं ही तय करती है कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी मुद्रा का मूल्य क्या होगा। और जो ऐसे देश जो पूंजीवादी विचारधारा को ज्यादा अपनाते हैं, तो पूंजीवादी विचारधारा या पूंजीवादी विचार को अपनाने वाले जो देश हैं वे मार्केट फोर्स या फ्लोटिंग रेट को अपनाते हैं। तो भारत में क्या था जरा देख लेते हैं। भारत में 1991 से पहले, 1991 से पूर्व जो भारत की विनिमय दर थी उसमें और वर्तमान में क्या परिवर्तन आया, इसको भी देख लीजिएगा। 1991 से पहले की भारत की जो विनिमय दर थी उसमें हम फिक्स्ड जो है 1991, इसको हम ऐसे कर लेते हैं भारत की विनिमय दर, इसे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। और भारत की विनिमय दर कैसे कैसे परिवर्तन आए हैं ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो भारत की विनिमय दर में दो पार्ट बनाते हैं, 1991 से पूर्व और 1991 के बाद। क्या हुआ था 1991 में? 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार किए गए थे, और भारतीय अर्थव्यवस्था के इन आर्थिक सुधारों को हम क्या बोलते हैं? ये भारत की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी। इसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से जोड़ते हैं। तो एलपीजी के इस रिफॉर्म में भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही व्यापक परिवर्तन और सुधार किए गए थे। उन्हीं सुधारों में से एक सुधार ये भी था कि भारत ने अपनी विनिमय दर में परिवर्तन किया। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली में आप देखेंगे कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के विकास मॉडल में जिस मिश्रित प्रणाली को अपनाया उसमें 1991 से पहले सोवियत संघ का प्रभाव बहुत ज्यादा था और सोवियत संघ की विचारधारा से प्रेरित होकर भारतीय अर्थव्यवस्था में साम्यवाद का प्रभाव काफी ज्यादा था 1991 से पहले तक। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, रूस की जो आर्थिक विचारधारा थी, साम्यवादी विचारधारा, वो एक तरह से फेल हो गई। तो उसके बाद भारत ने भी पूरी दुनिया के साथ स्वतंत्र व्यापार अपनाया। हम वैश्वीकरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था के हिस्सा हुए, तो हमने अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ मूलभूत सुधार किए। उन्हीं सुधारों को हम कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सुधार। इसे एक अलग टॉपिक में बताएंगे हम आपको। इसमें हमने हमारी लाइसेंस प्रणाली को उदार बनाया। इसमें अर्थव्यवस्था को ग्लोबल बनाने के लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय फेमा फेरा जैसे हमने इंप्रूवमेंट किए।
तो हमने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए सरल बनाया और ओपन किया, यानी कि ओपन इकोनॉमी हमने अपनाया। जब हमने ओपन इकोनॉमी अपनाया तो बड़ी मात्रा में मुद्राओं का जो फ्लो है, आउटफ्लो इनफ्लो, वो बढ़ा। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में विनिमय दर निर्धारण करने की जो प्रक्रिया थी उसमें भी परिवर्तन भारत सरकार को करना पड़ा। तो 1991 से पहले की भारत की जो विनिमय दर थी वो कैसे थी? वो थी फिक्स्ड रेट था। और इस फिक्स्ड रेट के एक्सचेंज रेट में आरबीआई का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आरबीआई तय करता था कि भारत की विनिमय दर क्या होगी। लेकिन 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण मूलभूत सुधार और परिवर्तन किए गए, इसके बाद भारत ने अपनी विनिमय दर को भी बदला। अब भारत ने विनिमय दर को एक साथ नहीं बदला, धीरे धीरे बदला। तो 1991-92 के बीच भारत ने प्रयोग के तौर पर उदारीकृत विनिमय प्रणाली अपनाई, और उदारीकृत विनिमय प्रणाली में दोहरी विनिमय प्रणाली अपनाई थी। मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको बताया है कि भुगतान और भुगतान संतुलन या बैलेंस पेमेंट के दो पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो भारत सरकार ने करंट अकाउंट में विनिमय दर को पूरी तरह से क्या कर दिया? फ्लोटिंग रेट में कन्वर्ट कर दिया, और ये कहा कि करंट अकाउंट के अंतर्गत जितना भी लेन देन होगा उसमें जो विदेशी मुद्रा इस्तेमाल की जाएगी उसकी विनिमय दर अब मार्केट रेट पर तय होगी, और जो कैपिटल अकाउंट था उसमें दोहरी प्रणाली बनी रहने दी गई। तो ये क्या है? फुल कंजर्वेटिव यानी कि पूर्ण परिवर्तनीयता का नियम क्या है, इस पर हम आगे आएंगे। फिलहाल बेसिक चीज यहाँ पर पढ़िए। 1991 के बाद भारत ने अपनी विनिमय दर में जो परिवर्तन किया, और उसमें क्या किया? मार्केट फोर्स को बहुत ज्यादा यहाँ पर सरकार ने अप्लाई किया। तो फ्लोटिंग रेट भारत में 1991 के बाद इम्प्लीमेंट किया गया, यानी कि वर्तमान में 1991 के बाद से भारत की विनिमय दर में जो परिवर्तन होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं? मार्केट के आधार पर होते हैं। जबकि 1991 से पहले भारत की विनिमय दर का निर्धारण और उसका परिवर्तन कौन करता था? आरबीआई करती थी। और आरबीआई किसकी सलाह से करती थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सलाह से करती थी। आज अब यहाँ पर ध्यान दें, क्या आज भारत की विनिमय दर निर्धारण पर या विनिमय दर नियमन पर आरबीआई का नियंत्रण नहीं है? बिल्कुल है। इसको हम ऐसे दे सकते हैं कि 1991 से पहले आरबीआई भारत की विनिमय दर निर्धारण के संदर्भ में क्या था? कंट्रोलर की भूमिका निभाता था। लेकिन आज वर्तमान 1991 के बाद आरबीआई विनिमय दर निर्धारण में एज अ फैसिलिटेटर यहाँ पर अपना रोल प्ले करता है, ना कि कंट्रोलर। यानी कि आरबीआई इस बात का ध्यान देता है कि मार्केट में रुपए और डॉलर के जो डिमांड और स्टॉक है उनके बीच में बैलेंस बना रहे, क्योंकि आफ्टर ऑल आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा के भंडार होते हैं। आरबीआई इस विदेशी मुद्रा भंडार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में ऐसे सभी बैंक और वित्तीय संस्थान आते हैं जो विदेशी मुद्राओं की अदला बदली करते हैं। तो इन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्राओं के जो स्टॉक हैं और जो डिमांड है उनको बैलेंस करने में आरबीआई आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन आरबीआई ये तय नहीं करता कि डॉलर का रुपए में क्या मूल्य होगा, या आज के दिन डॉलर कितने रुपए का बिकेगा, 70 का होगा, 75 का होगा, 80 का होगा, ये अब आरबीआई तय नहीं करता। भारत में ये कौन तय करता है? ये मार्केट तय करता है। और मार्केट का मतलब है डॉलर की डिमांड, रुपए की डिमांड और इनकी सप्लाई या स्टॉक के आधार पर। तो भारत की विनिमय दर का निर्धारण 1991 से पहले और 91 के बाद किस तरह से बदला, इसको आपने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से आते हैं, अब इसको आप समझ पाएंगे। ऑफिशियल रेट या फिक्स रेट में क्या होता है? ठीक है, ऑफिशियल रेट यानी कि विनिमय दर का निर्धारण दो तरीके से किया जाता है। हम भारत का एग्जांपल देके आपको बता रहे हैं। जैसे डॉलर का रुपए में क्या मूल्य होगा, यह तय करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है जिसे हम ऑफिशियल रेट या फिक्स रेट बोलते हैं। ये क्या है? अनाउंस्ड बाय कंट्रीज फॉरेन रेट एडमिनिस्ट्रेशन। It means that the exchange rate between countries and another country's currency is basically fixed. ठीक है, कौन तय करता है इसमें? एडमिनिस्ट्रेशन तय करता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन प्रशासन। शासन प्रशासन अनाउंस्ड करता है कि देश की विनिमय दर क्या होगी। किसमें? ऑफिशियल रेट में सरकार तय करती है कि देश की विनिमय दर क्या होगी। और क्योंकि यह रोज रोज नहीं तय किया जा सकता, इसलिए यह क्या रहता है? फिक्स रहता है, स्थिर रहता है। जैसे अगर सरकार ने तय कर दिया कि $1 का बाजार मूल्य 60 रुपए होगा, तो जब तक सरकार इसको नहीं बदलेगी तब तक ये 60 ही रहेगा। तो
तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्थिर विनिमय प्रणाली या फिक्स रेट, क्योंकि यह अन्य किसी कारण से अपने आप नहीं बदलेगा जब तक आरबीआई या सरकार इसमें जानबूझ करके परिवर्तन नहीं कर देते। अब देखिए, इस जब जिन देशों में फिक्स रेट होता है या ऑफिशियल रेट होता है, वहां पर विनिमय दर में जब गिरावट और वृद्धि आती है तो उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है? ऐसे देश जहां पर स्थिर प्रणाली होती है, उनकी विनिमय दर में जब गिरावट आती है, जैसे $1 80 रुपए से $1 85 रुपए हो जाता है, तो इस घटना को कहते हैं डिवैल्यूएशन। ठीक है, क्योंकि ये किया है सरकार ने, यानी कि मैंने अभी आपको बताया, जब सरकार जानबूझ करके अपनी विनिमय दर में गिरावट करती है या अपनी घरेलू मुद्रा का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के सापेक्ष कम कर लेती है, तो इस घटना को, इस इंसिडेंस को क्या कहते हैं? डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन मतलब अवमूल्यन, क्योंकि जानबूझ करके वही किया जा सकता है जहां पर सरकार का हस्तक्षेप होगा, जहां सरकार ही तय करती होगी कि विनिमय दर क्या है। तो जानबूझ करके की जाने वाली घटना ऑफिशियल रेट या फिक्स रेट में ही हो सकती है। जब सरकार अपनी मुद्रा का मूल्य कम करेगी तो डिवैल्यूएशन कहा जाएगा, और जब सरकार अपनी मुद्रा का मूल्य बढ़ाएगी, जैसे डॉलर अगर $1 से 80 रुपए था और सरकार ने उसे 75 रुपए कर दिया, तो जब सरकार विनिमय दर में वृद्धि करेगी तो इसे रिवैल्यूएशन कहा जाएगा, और जब सरकार विनिमय दर में गिरावट करेगी तो इसे डिवैल्यूएशन कहा जाएगा। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत कॉमन वर्ड है ये। तो डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन उन देशों में होता है जहां पर फिक्स रेट होता है विनिमय दर निर्धारण का, क्योंकि ये जानबूझ करके की जाने वाली घटना है। भारत में 1991 से पहले स्थिर प्रणाली थी। उस समय भारत की विनिमय दर में सरकार स्वयं परिवर्तन करती थी, तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। और इसीलिए भारत सरकार ने 3 बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन किया, 1949 में, 1966 में और लास्ट टाइम 1991 में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारतीय मुद्रा में कुल कितने बार अवमूल्यन किया गया, डिवैल्यूएशन किया गया। तो जैसे भारतीय मुद्रा को जानबूझ करके कमजोर किया गया तो डिवैल्यूएशन था, तो ये लास्ट टाइम हुआ 1991 में, क्योंकि उसके बाद भारत की विनिमय दर फिक्स रेट से परिवर्तित होकर के फ्लोटिंग रेट में आ चुकी है। अब फ्लोटिंग रेट में क्या होता है इसको भी एक बार देख लेते हैं, पीछे हम आपको बता चुके हैं। मार्केट रेट को ही क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रेट बोलते हैं। इट इज रेफर्स टू द रियल एक्सचेंज रेट for trading foreign exchange in the free market fluctuations with change in foreign exchange supply and demand, foreign exchange supply and demand conditions. The local currency is determined of the foreign exchange market and it is free to rise and fall. यानी कि ये एक ऐसी व्यवस्था है विनिमय दर निर्धारण की या घरेलू मुद्रा के अंतरराष्ट्रीय मूल्य निर्धारण करने की एक ऐसी व्यवस्था है फ्लोटिंग रेट, जिसमें क्या होता है, इसमें मार्केट फोर्स के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण स्वयं होता है। और मार्केट फोर्स में पहला मार्केट फोर्स है सप्लाई, दूसरा है डिमांड। तो जब डिमांड और सप्लाई की कंडीशन चेंज होती है तो फिर विनिमय दर में भी चेंज आता है। और मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग ही, मार्केट फोर्स फ्री फोर्स होता है और इसी के अकॉर्डिंग ही विनिमय दर बढ़ता है और घटता है। कभी डॉलर महंगा हो जाता है तो कभी रुपया सस्ता हो जाता है। देखिए ये जो डिमांड और सप्लाई का रूल क्या होता है, रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसको समझिए, बहुत ही काम का रूल है ये, आप सभी इसको अप्लाई करते हैं जब मार्केट जाते हैं। तो रूल ऑफ डिमांड और सप्लाई क्या कहता है, ये कहता है कि वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति के हिसाब से ही वस्तु की कीमतों का निर्धारण होता है। किसी वस्तु की कीमतें क्या होंगी, ये डिपेंड करता है कि बाजार में उसकी मांग क्या होगी और पूर्ति क्या होगी। ठीक है, मांग का मतलब क्या है, बाजार में कितनी वस्तुएं खरीदी जा रही हैं। पूर्ति का मतलब क्या है, बाजार में कितनी वस्तुएं बिक्री के लिए मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर हम किस वस्तु की बात कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की। तो मुद्रा की मांग और पूर्ति, इन दोनों को बाजार शक्तियां कहा गया है, क्योंकि बाजार इन्हीं के हिसाब से अप डाउन होता है। अब जैसे अगर बाजार में डॉलर की मांग और डॉलर की पूर्ति बराबर है, सपोज दैट डॉलर की मांग और पूर्ति ज्यादा है, जैसे अगर बाजार में $100 की डिमांड की जा रही है तो बाजार में पूर्ति भी $100 की है, कोई समस्या नहीं है। निश्चित कीमत के आधार पर डॉलर होगा और यहाँ पर डॉलर की कीमत जिसे क्या कहा जाएगा? विनिमय दर। डॉलर की कीमत क्या होगी? विनिमय दर। हम डॉलर की कीमत किस में निकाल रहे हैं? रुपए में। अगर मान लीजिए ये 80 रुपए है अगर ये 80 रुपए है तो हम कहेंगे ये संतुलन बिंदु है, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल है, संतुलन बैलेंस है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, अगर $150 खरीदे जा रहे हैं, मान लीजिए भारत को ज्यादा सामान आयात करना है लेकिन भारत के पास डॉलर कम है, तो हम और ज्यादा डॉलर खरीदेंगे और मार्केट में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में डॉलर की कमी है, तो ऐसे में क्या, यानी कि हमें $150 चाहिए तो हमें ये जो $50 है और ज्यादा महंगे मिलेंगे, क्योंकि बाजार में $100 उपलब्ध है लेकिन हमें $150 चाहिए। तो क्या हो जाएगा? डॉलर की कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी और डॉलर की कीमत बढ़ने का मतलब है विनिमय दर बढ़ जाएगी, यानी कि जो डॉलर आपको 80 रुपए का मिल रहा था अब वो 85 रुपए का या उससे भी ज्यादा मिलेगा, 85 रुपीज का मिलेगा। तो ऐसे में क्या हो गया? डॉलर महंगा हो गया, रुपया सस्ता हो गया, 5 रुपए और ज्यादा देने पड़ रहे हैं पर डॉलर को खरीदने के लिए। ये किसी ने किया नहीं, अपने आप हुआ, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ गई। डॉलर की डिमांड क्यों बढ़ गई? कि हो सकता है हमने ज्यादा इंपोर्ट किया हो, यानी कि जब हम दूसरे देशों से ज्यादा सामान खरीदते हैं, हम जब आयात करते हैं, हमारे देश के बहुत सारे लोग दूसरे देशों में घूमने जाते हैं, पर्यटन करते हैं, जब हम दूसरे देशों में पढ़ने जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब हम दूसरे देशों में जाकर के अपना इलाज कराते हैं, तो ऐसा होता है जब हम विदेशी वस्तुओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा होता है, क्योंकि हम और आप जितनी ज्यादा विदेशी वस्तुएं इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा हमें डॉलर चाहिए। जब हम बहुत सारा गोल्ड आयात करते हैं तब ऐसा होता है कि विदेशी मुद्राओं की बहुत आवश्यकता होती है। और क्या होता है? जब हमारे देश में विदेशी निवेश कम हो जाता है, यानी कि जो हमारे देश में जो विदेशी निवेश है वो कम हो जाता है, विदेशी निवेश में कमी हो जाती है। और कब होता है? जो NRI हैं, जब वो हमारे देश में पर्याप्त पैसे जमा नहीं करते हैं तो ऐसा हो जाता है। यानी कि इन किसी भी कारणों से अगर देश में डॉलर का स्टॉक कम होगा और डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर डॉलर महंगा हो जाएगा। और क्योंकि यह अपने आप नहीं, अपने आप हुआ है, क्योंकि सरकार ने इसमें कुछ भी नहीं किया, हमने और आपने डॉलर का ज्यादा इस्तेमाल किया तो डॉलर महंगा हो गया। तो इसलिए मांग और सप्लाई का नियम ये कहता है कि जब किसी वस्तु की ज्यादा खरीदारी की जाती है या उसकी डिमांड बढ़ती है और उसकी पूर्ति स्थिर रहती है तो उस वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब क्योंकि यह जो विनिमय दर की गिरावट हुई है, यहाँ पर देखिए डॉलर महंगा हुआ है तो यहाँ पर गलती से मैंने प्लस कर दिया था, इसे भारत की विनिमय दर की गिरावट कहेंगे। अंडरस्टूड है? जो डॉलर 80 रुपए का मिलता था वो 85 रुपए का मिलेगा, तो इसे भारत की विनिमय दर की गिरावट कहा जाएगा। अब ये क्या गिरावट सरकार ने की है? नहीं, बाजार से हुई, अपने आप मार्केट फोर्स से हुई है। तो इसे मार्केट फोर्स से होने की वजह से इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मूल्य ह्रास। इसे हम हिंदी में कहेंगे मूल्य ह्रास और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इंग्लिश को हम कहेंगे इसको डिप्रेशिएशन। ठीक है? डिप्रेशिएशन, मूल्य ह्रास। ध्यान दें, ये विनिमय दर की गिरावट अपने आप हुई है क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ने के कारण डॉलर महंगा हो गया और रुपया सस्ता हो गया। और इसके विपरीत अगर होगा तो क्या होगा? अगर यही कार्य सरकार करती, मान लीजिए डिमांड सप्लाई का रूल नहीं होता, अगर स्थिर प्रणाली होती और तब ऐसा होता कि सरकार ने जानबूझ करके रुपए की कीमतें, रुपया को सस्ता कर दिया, 80 से बढ़ा करके 85 कर दिया, डॉलर महंगा कर दिया और रुपया सस्ता कर दिया। जब सरकार ये चीज करती, यानी कि जब
सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा अपनी घरेलू मुद्रा को सस्ता किया जाता, तब इसको हम क्या कहते? तब इसको हम अवमूल्यन कहते या डिवैल्यूएशन कहते। ठीक है, यहाँ क्योंकि हम मांग पूर्ति का नियम, मार्केट फोर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसी पर फोकस करते हैं। तो जब विदेशी मुद्राओं के मूल्य में बाजार के हिसाब से वृद्धि, गिरावट आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। अगर इसके उल्टी कंडीशन हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए बाजार में $100 उपलब्ध है, ठीक है, लेकिन बाजार में डॉलर की डिमांड 100 से कम होकर के 50 रह जाती है, केवल $50 खरीदे जाते हैं, तो बाजार में डॉलर की पूर्ति अधिक हो गई और मांग कम हो गई। ऐसी स्थिति में डॉलर सस्ता हो जाएगा, डॉलर की कीमत में गिरावट आएगी। इसे हम विनिमय दर की गिरावट कहेंगे, और यह भारत की विनिमय दर की वृद्धि कहेंगे और कीमत में गिरावट कहेंगे। यानी कि जब डॉलर की बाजार में डॉलर का स्टॉक 100 होगा और डॉलर की डिमांड 100 से घट करके 50 रह जाएगी, तो हमें डॉलर सस्ता मिल जाएगा, डॉलर की कीमत में गिरावट होगी। इसे भारत की विनिमय दर की वृद्धि कहा जाएगा, भारत की विनिमय दर में वृद्धि कहा जाएगा। कैसे कहा जाएगा विनिमय दर में वृद्धि? क्योंकि जो डॉलर 80 रुपए का मिल रहा था, अब वही डॉलर हमको 75 रुपए में मिल जाएगा, तो इसे भारत की विनिमय दर में वृद्धि कहा जाएगा। एक चीज याद रखें, जब डॉलर सस्ता होगा तो भारत की विनिमय दर में वृद्धि हो रही है, जब डॉलर महंगा होगा तो भारत की विनिमय दर में गिरावट हो रही है। अब ये जो भारत की विनिमय दर की जो ये वृद्धि हुई है, डॉलर 80 से 75 रुपए हुआ है, क्योंकि यह सरकार ने नहीं किया है, यह क्या हुआ है? अपने आप हुआ है। तो जब मार्केट रेट पर किसी देश की विनिमय दर का निर्धारण होता है, तो डॉलर या विदेशी मुद्राओं की सप्लाई और डिमांड के आधार पर करेंसी की वैल्यू अपने आप डिसाइड होती है। तो इसमें जब विनिमय दर में वृद्धि होती है तो उसे एप्रिसिएशन कहा जाता है। अगर भारत की विनिमय दर 80 से 75 रुपए जाएगी तो इसे एप्रिसिएशन कहा जाएगा, और जब इसमें हमारी विनिमय दर में गिरावट होगी, यानी कि रुपए का मूल्य 80 से 85 हो जा रहा है, तो उसे डिप्रेशिएशन कहा जाएगा। फिर से एक बार इसको देखते हैं। जब किसी देश की विनिमय दर का निर्धारण या उस देश की घरेलू मुद्रा का मूल्य का निर्धारण सरकार और केंद्रीय बैंक करता है तो उसे फिक्स रेट कहते हैं, और जब यही कार्य बाजार में अपने आप होता है तो इसे फ्लोटिंग रेट कहते हैं। ठीक है, जिन देशों में फिक्स रेट होता है वहां की विनिमय दर में सरकार जानबूझकर परिवर्तन करती है, जिसे डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन कहा जाता है। जब फिक्स रेट में सरकार अपनी विनिमय दर में कमी करती है तो उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं, और जब विनिमय दर में वृद्धि करती है तो उसे रिवैल्यूएशन कहते हैं। फिक्स रेट के अलावा विपरीत दिशा में फ्लोटिंग रेट वाले देशों में क्या होता है? सरकार तय नहीं करती, मार्केट में सप्लाई और डिमांड के आधार पर तय होता है कि रुपए और डॉलर के बीच का अनुपात क्या होगा, रुपए की कीमत क्या होगी, ये मार्केट तय करता है। और जब रुपया महंगा हो जाता है, क्योंकि यहाँ सरकार नहीं कर रही है, अपने आप हो रहा है, जब रुपया महंगा होता है तो इसे एप्रिसिएशन कहेंगे, और जब रुपया सस्ता होगा तो इसे डिप्रेशिएशन कहेंगे। आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है डिवैल्यूएशन और डिप्रेशिएशन पर। तो डिवैल्यूएशन और डिप्रेशिएशन दोनों में ही क्या होगा? रुपया सस्ता होगा। जैसे अगर $1 का मूल्य 80 से बढ़कर के 85 रुपए हो जाता है तो ये रुपया सस्ता हो गया ना। अगर ये उन देशों में हुआ है या सरकार ने जानबूझकर किया है तो इसे डिवैल्यूएशन कहा जाएगा, और अगर ये फिक्स रेट में अपने आप हुआ है तो इसे डिवैल्यूएशन कहा जाएगा। तो डिप्रेशिएशन और डिवैल्यूएशन का मतलब बहुत ही, देखिए बार बार मैं भी आगे पीछे हो जा रहा है, इतने कॉमन है ना ये कि टंग स्लिप हो जाती है। सो आप इसको अगर मैं गलती से इधर उधर बोल दूं तो आप जो लिखा हुआ है इसको ध्यान में रखिएगा। फिर से एक बार बता दो, जब सरकार जानबूझ करके अपनी घरेलू मुद्रा या रुपए का मूल्य कम कर दे, अगर भारत सरकार और आरबीआई रुपया सस्ता कर दें और डॉलर महंगा कर दें, तब इसे आप क्या कहेंगे? डिवैल्यूएशन कहेंगे। ठीक है, और जब ये अपने आप होगा, मार्केट के हिसाब से होगा, तब आप इसे क्या कहेंगे? तब आप इसे डिप्रेशिएशन कहेंगे। चलिए भारत पर अप्लाई करके देखते हैं। वर्तमान में जैसे कल का पेपर आपने पढ़ा तो डॉलर का मूल्य 82 रुपीज था, आज का पेपर आपने पढ़ा डॉलर का मूल्य कितना हो गया? 85 हो गया। इसे आप क्या कहेंगे? डिवैल्यूएशन कहेंगे या
डिप्रेशिएशन कहेंगे। तो जरा देख लेते हैं भारत में स्थिति क्या है। मैंने पहले ही आपको बता दिया 1991 के बाद भारत में मार्केट फोर्स यानी कि फिक्स प्रणाली है। तो ये जो रुपया 82 से 85 हुआ है ये सरकार ने नहीं किया बल्कि ये मार्केट फोर्स से हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डिप्रेशिएशन, यानी कि ये मूल्यह्रास हुआ है। लेकिन 1991 से पहले इसी घटना को हम क्या कहते थे भारत में, डिवैल्यूएशन कहते थे। तो सीधी सी बात है कि आज भारत की विनिमय दर का निर्धारण सरकार नहीं करती, इसमें अपने आप कमी और वृद्धि होती है। तो वर्तमान में जब भारत की विनिमय दर में गिरावट होगी तो उसे हम डिप्रेशिएशन कहेंगे, और जब भारत की विनिमय दर में वृद्धि होगी तो उसे हम एप्रिशिएशन कहेंगे। जबकि 1991 से पहले इसी घटना को हम डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन कहते थे। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बताएंगे कि आखिर कैसे और क्यों विनिमय दर पर क्या प्रभाव, जब विनिमय दर में परिवर्तन होते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है किसी देश की विदेश व्यापार पर। देखिए डिवैल्यूएशन हुआ, रिवैल्यूएशन हुआ, अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन दोनों को ही एक चीज तो कह सकते हैं। यहां पर हम लिख देंगे $1 हमने माना था 80 रुपए, संतुलन बिंदु हमने 80 रुपया मान लिया। अगर इसमें विनिमय दर में सुधार होगा तो $1 का मूल्य कितना जाएगा, 75 रुपए जाएगा, ठीक है। और अगर विनिमय दर में गिरावट होगा तो $1 का मूल्य कितना जाएगा, 85 रुपए जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से देखें, ये क्या है, ये है विनिमय दर की वृद्धि, ये है विनिमय दर की गिरावट। तो इनसे कैसा असर पड़ता है हमारे विदेश व्यापार पर, हमारे विदेश व्यापार पर इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत प्रश्न आते हैं, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए विदेश व्यापार के दो हिस्से होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आयात, दूसरा होता है निर्यात। हम आपकी सुविधा के लिए एक पॉइंट यहाँ और जोड़ देते हैं, निवेश, ठीक है। कौन से निवेश की बात हो रही है, अंडरस्टूड है, यहाँ हम विदेशी निवेश की बात कर रहे हैं क्योंकि विदेशी व्यापार की बात हो रही है, ठीक है। अब पहले क्या लेंगे आप, पहले आप इस कंडीशन को ले लीजिए, अगर किसी देश की विनिमय दर में गिरावट होती है तो आयात पर क्या असर पड़ता है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अगर $1 का मूल्य 80 से 85 रुपए हो जाए तो क्या होगा। मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं। आपने चाइना से $100 का सामान खरीदना है, आपको चाइना से आपको $100 का सामान आयात करना है। आपने देखा कि 5 दिन पहले जब डॉलर का मूल्य 80 रुपए था तब आपके लिए $100 का सामान आयात करना कितना रुपए का पड़ रहा था, $100 का सामान आपने जब आयात करने के बारे में सोचा था उस समय डॉलर का रुपए में मूल्य कितना था, उस समय डॉलर का रुपए में मूल्य था आपका 8,000 रुपए, ठीक है। तब आपने सोचा कि 8,000 रुपए खर्च करके आप $100 का सामान आयात कर लेंगे, ऐसा आपने बिल बनाया। लेकिन आज जब आपने सौदा किया तो पता लगा कि आज तो डॉलर का मूल्य कम बढ़ गया, यानी कि डॉलर महंगा हो गया, भारत की विनिमय दर में गिरावट आ गई। तो आपको वही डॉलर, अब $100 का सामान आयात करने के लिए आपको प्रति डॉलर 85 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि आज मार्केट में डॉलर का जो रुपए में मूल्य है वो 85 रुपीज है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अब ये $100 का सामान खरीदने के लिए 500 रुपए और ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि प्रति डॉलर 5 रुपए महंगा जो हो गया तो आपको महंगा सौदा पड़ा। आप जो सामान 8,000 रुपए में खरीद रहे थे चीन से, वही सामान अब आपको 8,500 रुपए में खरीदना पड़ेगा, जबकि सामान उतना ही मिलेगा। आपको नुकसान हुआ तो आयात में क्या हो जाता है, हानि होती है। कब आयात में हानि होती है, जब विनिमय दर में गिरावट, जब किसी देश की विनिमय दर में गिरावट होती है तो उस देश को आयात में हानि होती है, क्योंकि आयात करने के बदले उसे महंगी मुद्राओं से पेमेंट करना पड़ता है। अब इसी स्थिति का निर्यात पर क्या असर पड़ेगा उसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर आप आयात न करके निर्यात करना था आपको तो क्या होता, इसी कंडीशन को
आपको $100 का निर्यात करना है चीन को, तो अगर आप 5 दिन पहले निर्यात कर देते $100 का, तो बदले में आपको 8,000 रुपए मिलते। लेकिन आज क्योंकि डॉलर महंगा हो गया तो प्रति डॉलर आपको 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे। आज आपको 8,500 रुपए मिलेंगे अगर आप $100 का सामान निर्यात करोगे तो, जबकि आप उतना ही सामान निर्यात कर रहे हो जितना कि 5 दिन पहले कर रहे थे। तो डॉलर महंगा हो जाने की वजह से आयात में नुकसान होगा और निर्यात में लाभ होगा। ठीक है, निर्यात में लाभ होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई देश अपनी विनिमय दर में जानबूझ करके गिरावट कर देता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन। इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर सुनिए कि कुछ देश जानबूझ करके अपनी विनिमय दर में गिरावट कर देते हैं क्योंकि ऐसा करके वह अपने निर्यात को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब उनकी घरेलू मुद्राएं सस्ती हो जाती हैं और विदेशी मुद्राएं महंगी हो जाती हैं तो निर्यातकों को लाभ होता है और निर्यातक इस लाभ को प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा निर्यात करके ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्राएं देश की ओर आकर्षित करते हैं। इससे देश के विदेश व्यापार में उसको लाभ होता है और इससे उस देश का जो व्यापार घाटा है वो कंट्रोल में आ जाता है। इसीलिए कुछ देश जैसे चाइना बार बार अपनी मुद्रा का क्या करता है? अवमूल्यन कर देता है, क्योंकि चाइना में स्थिर प्रणाली है। भारत ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि भारत में क्या है? भारत में फ्लोटिंग रेट है। मार्केट फोर्स डिसाइड करता है कि भारत की विनिमय दर क्या होगी। तो यहाँ स्पष्ट हो गया, जब विनिमय दर में गिरावट होती है तो आयात को नुकसान होता है, निर्यात को लाभ होता है। और विदेशी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी समझ लें। जब विनिमय दर में गिरावट होती है तो विदेशी मुद्राएं महंगी हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो निवेशक है, मान लीजिए कि अमेरिका का कोई उद्योगपति भारत में $100 निवेश करना चाहता था। निवेश व्यापार में भी कर सकता था, शेयर मार्केट में भी कर सकता है, किसी में भी कर सकता है। अगर वहां का कोई व्यक्ति भारत में निवेश करना चाह रहा था तो आज 5 दिन पहले जब उसने सोचा इसके बारे में, तब डॉलर का मूल्य कितना था? 80 रुपए था। उस समय उसने योजना बनाई कि भारत में $100 का निवेश करेंगे तो भारत में वह 8,000 रुपए निवेश करता, क्योंकि लेके तो डॉलर आएगा पर बैंकों में तो जब अदला बदली करेगा तो रुपया लेगा, रुपए से अपना व्यापार शुरू करेगा। तो जब डॉलर का मूल्य 80 रुपए था तब उसने प्लानिंग की कि भारत में $100 यानी कि 8,000 रुपए का निवेश करके वो अपना व्यापार शुरू करेगा। लेकिन आज 5 दिन बाद डॉलर महंगा हो गया, रुपया सस्ता हो गया, यानी कि 85 रुपए हो गई भारत की विनिमय दर। अब उसे अपने $100 निवेश करने पर भारत में 500 रुपए एक्स्ट्रा करने का व्यापार मिलेगा। यानी कि अगर वो 5 दिन पहले भारत में निवेश करता तो 8,000 रुपए का निवेश करता, 5 दिन बाद निवेश किया तो 8,500 रुपए का निवेश हुआ और ऐसे में उसका भारत में व्यापार क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसलिए वह भारत में ज्यादा से ज्यादा विदेशी पूंजी निवेश करके इसका लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेगा। जैसे मान लीजिए कोई अनिवासी भारतीय है, कोई एनआरआई है जो अमेरिका में रहता है, वह भारत में $100 अपने बैंक अकाउंट में जमा करता था तो 8,000 रुपए डिपॉजिट होते थे। लेकिन अब अगर विनिमय दर में गिरावट हो जाएगी तो वह जब $100 निवेश करेगा तो भारत में उसके 8,500 रुपए जमा हो जाएंगे, जिस पर उसे पहले से ज्यादा ब्याज और लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में भारत में ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश आएगा। तो इसका मतलब है जब किसी देश की विनिमय दर में गिरावट होती है तो विदेशी निवेश में वृद्धि होती है। अब आपके उस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्यों कुछ देश अपनी विनिमय दर में गिरावट कर देते हैं, निर्यात को बढ़ाने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए। यानी कि जो देश ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्राओं को अपने देश में बढ़ाना चाहते हैं या अपने विदेशी मुद्रा के भंडार बढ़ाना चाहते हैं, वे समय समय पर अपनी मुद्रा के मूल्य में कमी करते हैं, यानी कि अवमूल्यन करते हैं और वे अपने निर्यात और निवेश को बढ़ा करके विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाते हैं। भारत ने भी ऐसा किया। कब किया? भारत ने तब किया जब भारत में स्थिर प्रणाली थी। और भारत में स्थिर प्रणाली कब थी? भारत में स्थिर प्रणाली थी 1991 से पूर्व। तो 1991 से पूर्व भारत में विदेशी मुद्रा का संकट बहुत ज्यादा था।
भारत के पास बहुत ही लिमिटेड विदेशी मुद्रा के भंडार होते थे, तो भारत ने निर्यात और निवेश को बढ़ाने के लिए 3 बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया। पहली बार 1949 में किया, दूसरी बार 1966 में किया और तीसरी बार और अंतिम बार 1991 में भारत सरकार ने जानबूझ करके अपनी मुद्रा के मूल्य में कमी की, यानी कि डिवैल्यूएशन किया। और 1991 के बाद भारत की विनिमय दर का निर्धारण अब सरकार नहीं करती, बाजार करता है। इसलिए वर्तमान में जब भारत की विनिमय दर में गिरावट होती है तो ये जानबूझकर नहीं की जाती, अपने आप होती है, इसलिए इसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। हालांकि इससे भी ये सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन जब जानबूझ करके की जाती थी तो अर्थव्यवस्था के अनुकूल की जाती थी, अब अपने आप होती है तो बहुत चेंज, इसमें तेजी से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं जिससे नुकसान हो जाता है। और ध्यान दें, भारत आयात भी ज्यादा करता है और इससे इस विनिमय दर की गिरावट से आयात में नुकसान होता है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक पार्ट आपने देखा कि जब विनिमय दर में गिरावट होगी तो क्या होगा। अब इसे विनिमय दर की वृद्धि से हम और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे विनिमय दर की गिरावट, विनिमय दर की गिरावट से क्या हो रहा था, जो आयात था, आयात को क्या हो रहा था, हानि हो रही थी, और जो निर्यात था इसमें क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। निर्यात में लाभ हो रहा था और क्या हो रहा था, विदेशी निवेश में भी क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, विदेशी निवेश में वृद्धि हो रही थी। तो आप देखेंगे कि विनिमय दर की गिरावट से किस क्षेत्र पर क्या असर पड़ रहा था। अब हम आ जाते हैं कि जब विनिमय दर की वृद्धि हो रही है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। विनिमय दर की वृद्धि, विनिमय दर की गिरावट और वृद्धि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। विनिमय दर की गिरावट में क्या होगा, रुपया सस्ता होगा, रुपया सस्ता होगा और डॉलर महंगा होगा, ठीक है, डॉलर महंगा होगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एकदम उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर रुपया महंगा होगा और डॉलर क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैंने एक एग्जांपल लिया, $1 का जो मूल्य था 80 रुपए बैलेंस मूल्य था और ये 85 हो गया था, तो क्या असर पड़ा था। $1 का मूल्य 85 हुआ था तो क्या असर पड़ा था, ये वाला मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब $1 का मूल्य कितना हो जाएगा, $1 का मूल्य अगर 75 रुपए हो जाएगा तो क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये विनिमय दर की वृद्धि है और ये विनिमय दर की गिरावट है। यहाँ पर रुपया सस्ता हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, और वहां पर रुपया महंगा हो रहा है और डॉलर सस्ता हो रहा है। तो इसका भी हम 3 प्रकार से प्रभाव देखेंगे। पहला प्रभाव हम देखेंगे आयात पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, दूसरा हम देखेंगे विदेशी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विदेशी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तीसरा हम देखेंगे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसी से देखते हैं कि जब $1 का मूल्य 80 से 75 रुपए हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अब आपको $1 का सामान खरीदने के लिए 80 नहीं बल्कि 75 रुपए देने होंगे, आपके 5 रुपए बच जाएंगे, तो आपको आयात करना सस्ता पड़ेगा। तो जो आयातक होंगे, जो इंपोर्टर होंगे, बिजनेस करते होंगे, इनको बेनिफिट होगा, लाभ होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो निर्यात करता है, एक्सपोर्टर है, वह अब $1 का सामान बेच करके आएगा तो उसे बैंक से $1 के बदले 80 रुपए नहीं मिलेंगे बल्कि 75 रुपए मिलेंगे, तो इसको तो कम रुपए मिलेंगे, तो उसको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ विदेशी निवेश पर क्या असर पड़ेगा कि जो विदेशी निवेशक अभी तक भारत में $100 का निवेश करके 8,000 रुपए का व्यापार कर रहा था, अब वह $100 का निवेश करके 7,500 का ही व्यापार कर पाएगा। या जो अनिवासी भारतीय हैं, अभी तक $100 अपने अकाउंट में जमा करते थे तो 8,000 रुपए जमा हो जाते थे, अब वो जब $100 जमा करेंगे तो 7,500 रुपए ही जमा होंगे, 500 रुपए क्या हो गए, 500 रुपए नुकसान हो गया क्योंकि डॉलर सस्ता हो गया। तो विदेशी निवेश में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, ठीक है, ये प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब है
कि सभी देशों के लिए विनिमय दर की गिरावट के कुछ लाभ हैं तो कुछ नुकसान हैं। ऐसे ही विनिमय दर की वृद्धि के भी कुछ लाभ हैं तो कुछ नुकसान हैं। डिपेंड करता है कि उस देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आयात ज्यादा होता है या निर्यात। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए क्या सही रहेगा? भारत आयात ज्यादा करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। इसलिए भारत के लिए अच्छी स्थिति होगी कि भारत की विनिमय दर में क्या हो? वृद्धि हो। यानी कि जो तीन सिचुएशन है, 75 रुपए, 85 रुपए और 80 रुपए, इन तीनों में से भारत के लिए सबसे अच्छी स्थिति होगी 75 रुपए वाली, क्योंकि भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है। हालांकि भारत एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन व्यापार घाटा यह बता रहा है कि हम निर्यात से ज्यादा आयात करते हैं। तो समय समय पर इनमें परिवर्तन जब होता रहता है तो अर्थव्यवस्था को बैलेंस बनाने का प्रयास करता है। और आज के दौर में हमारा आरबीआई इस फ्लोटिंग रेट में बाजार में विदेशी मुद्राओं की आपूर्ति पर ध्यान दे करके मार्केट में रुपए के मूल्य या विनिमय दर में बैलेंस बनाने का प्रयास करता है। ये था हमारा पूरा विनिमय दर का हिसाब किताब, और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको जरूर समझा होगा। थोड़ा सा देखिए, समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है आप, लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है, टफ बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा अलग अलग चीजें होती है ना, तो उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। जहां एक दो बार समझेंगे सब क्लियर हो जाएगा। तो भारत सरकार ने इंडियन रुपीज को 3 टाइम्स डिवैल्यूएट किया। क्यों किया? इस समय को जरा देखें। भारत सरकार ने डिवैल्यूएट किया। डिवैल्यूएट में क्या किया भारत सरकार ने? वही उदाहरण लेके चलेंगे। जैसे $1 का मूल्य अगर 80 था तो इसे क्या कर दिया? इसे 75 कर दिया। परसेंटेज अलग अलग होगी, हम यहाँ केवल उदाहरण के लिए नंबर ले रहे हैं, शुरुआत से यही नंबर समझाए इसीलिए। तो भारत सरकार ने, क्योंकि कब किया है ये सारी घटनाएं? 1991 और उससे पहले की हैं। उस समय भारत में फिक्स रेट था, स्थिर प्रणाली थी, तो सरकार ने जानबूझ करके इनमें कमी की, तो इसे कहा गया डिवैल्यूएशन कहा गया। तो रुपए को महंगा कर, रुपए को भारत सरकार ने, देखो फिर से यहाँ गड़बड़ी हो गई मेरे से, रुपए को भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने रुपए को 80 से 85 कर दिया, यानी कि डिवैल्यूएट। ये तो रिवैल्यूएट हो गया था, डिवैल्यूएट कर दिया, यानी कि डॉलर का मूल्य 80 रुपए से बढ़ा करके 85 रुपए कर दिया। डॉलर महंगा कर दिया, रुपया सस्ता कर दिया। भारत सरकार ने 3 बार ऐसा किया। ये जो परिस्थितियां हैं, इस समय को जरा ध्यान दें। 1949 का समय कौन सा था? उस समय हमारा देश हाल ही में आजाद हुआ था। हम बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण चीजों का आयात कर रहे थे। हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी का आयात कर रहे थे, मशीनों का आयात कर रहे थे, और हमारे पास विदेशी मुद्राओं का भंडार बहुत ज्यादा नहीं था। तो विदेशी मुद्राओं को देश में लाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश लाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा जो निर्यात है उसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने अपनी मुद्रा का क्या किया? अवमूल्यन किया 1949 में। इसके अलावा उस समय पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी भारत का तनाव भी था, तो हथियारों की खरीद के लिए भी भारत को विदेशी मुद्राओं की आवश्यकता थी। उसके अलावा 1966 में दूसरी बार किया भारत ने डिवैल्यूएशन, अपनी मुद्रा के मूल्य में जानबूझ करके कमी की, रुपया सस्ता कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्राएं आए। 66 का समय कौन सा था? 1962 में हमने चीन के साथ युद्ध किया, जिसमें हम पराजित हुए। 1965 में हमने फिर से पाकिस्तान के साथ युद्ध किया, जिनमें हमारी जीत हुई, लेकिन बहुत ज्यादा हमने अपना धन और पैसा खर्च किया। जो पैसा देश के विकास में खर्च होना चाहिए था वो हमने हथियारों में खर्च किया, तो हमारा रक्षा बजट बढ़ा और उसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी तकनीक खरीदने की आवश्यकता पड़ी। हम कर्ज में डूब गए, विदेशी कर्ज हमने लिए, और विदेशी कर्ज लिए तो ब्याज का भार पड़ा हमारे ऊपर। तो ऐसे करके हमने बहुत सारे जो कर्ज लिए थे विदेशी, या जो आयात हम बिल हमारे बढ़ते जा रहे थे, इसलिए भारत ने विदेशी मुद्राओं को ज्यादा से ज्यादा भारत में आकर्षित करने के लिए 1966 में दूसरी बार अपने मुद्रा को सस्ता किया, डिवैल्यूएट किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश आए और ज्यादा से ज्यादा निर्यात हो, जिससे कि विदेशी मुद्राएं हमारे देश में आ पाए। 1991 का जो आर्थिक संकट है, इस पर तो पूरी हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। 1991 का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, इसमें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार इतने कम रह गए थे कि उनको इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार को न केवल अपनी विनिमय दर में गिरावट करनी पड़ी, बल्कि दूरगामी परिवर्तन करने पड़े, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भारत ने इंप्लीमेंट किया। तो 1991 का विदेशी मुद्रा का संकट बहुत जबरदस्त था।
इन तीनों समय में विदेशी मुद्रा के संकट को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 3 बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया। अंतिम बार किया 1991 में, क्योंकि उसके बाद भारतीय मुद्रा का अब डिवैल्यूएशन नहीं होता, डिप्रेशिएशन होता है, जो कि अपने आप होता है बाजार फोर्स से, मार्केट फोर्स से। यहां तक क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट इसमें करेंसी वॉर। करेंसी वॉर क्या है? करेंसी वॉर में 2 फ्लैग आपको दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ चाइना का फ्लैग दिखाई दे रहा है और एक यहाँ आपको अमेरिका का फ्लैग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब समझिए, करेंसी वॉर, देखिए ये जो करेंसी वॉर है इसमें करेंसी फेंक फेंक के मार रहे हैं, ये तो एक सिंबल है। करेंसी नहीं मारी जाती, मुद्राएं आपस में नहीं लड़ती। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब अधिकांश देश अपनी मुद्रा के मूल्य में कमी करने लग जाते हैं, डिवैल्यूएशन करने लग जाते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्पिटेटिव डिवैल्यूएशन। कॉम्पिटेटिव आईएएस प्रीलिम से यहाँ से क्वेश्चन भी आया है। कॉम्पिटेटिव डिवैल्यूएशन का मतलब होता है प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन, यानी कि मान लीजिए चाइना ने अपनी जो मुद्रा है उसके मूल्य में कमी की, तो भारत ने भी अपनी मुद्रा के मूल्य में कमी कर दी। अब चाइना ने अपने मुद्रा के मूल्य में कमी की तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसका सामान ज्यादा निर्यात होने लगा, तो भारत भी इसको कंपटीशन देने के लिए, भारत भी अपना निर्यात बढ़ाने के लिए मुद्रा के मूल्य में कमी करेगा। फिर अमेरिका भी करने लगे और दुनिया भर के ज्यादातर देश अपनी मुद्रा सस्ती करते जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा उनका निर्यात हो। तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक कंपटीशन का माहौल पैदा हो जाएगा, जिससे तनाव उत्पन्न होगा। और यह तनाव इसलिए हो रहा है कि दुनिया के अधिकांश देश अपनी मुद्रा को सस्ता करके दुनिया भर के बाजारों में सस्ती सस्ती अपनी वस्तुएं बेच करके विदेशी मुद्रा को खींचने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रतिस्पर्धी डिवैल्यूएशन को, इस कॉम्पिटेटिव डिवैल्यूएशन को हम क्या कहेंगे? करेंसी वॉर। और इस करेंसी वॉर जैसी सिचुएशन में सबसे बुरा असर जो पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? इंटरनेशनल ट्रेड पर असर पड़ेगा और इंटरनेशनल ट्रेड इससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इस स्थिति को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रयास करता है। प्रश्न पूछा जाता है कि करेंसी वॉर को कौन कंट्रोल करता है? उत्तर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो करेंसी वॉर या मुद्रा युद्ध को नियंत्रित करता है। मुद्रा युद्ध अलग है और व्यापार युद्ध अलग है, ध्यान देना। व्यापार युद्ध को ट्रेड वॉर कहते हैं, ट्रेड वॉर। और व्यापार युद्ध को रोकने की जिम्मेदारी है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन को। जबकि मुद्रा युद्ध रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले जो भी ट्रांजैक्शन है उनको बैलेंस करता है, यानी कि हमारे देश से जो पैसा का लेन देन हो रहा है, जो बिजनेस का लेन देन हो रहा है, या कितना पैसा देश से बाहर किसके खाते में गया, दुनिया भर के तमाम देशों से जो पैसे की आवाजाही हो रही है उसका जो इंटरनेशनली मैनेजमेंट है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF करता है। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा युद्ध को रोकने की जिम्मेदारी भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सभी देश अपनी मुद्राओं का मूल्यांकन करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऐसे करेंसी वॉर चाइना और अमेरिका के बीच में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं और इत्तेफाक से ट्रेड वॉर भी इनके बीच में देखे जाते हैं। हो भी क्यों ना, ये दुनिया की 2 लार्जेस्ट इकोनॉमी जो हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, इनके बीच में समय समय पर करेंसी वॉर और ट्रेड वॉर जैसी स्थिति आती है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रेड वॉर से IAS मेंस में ऑलरेडी यह क्वेश्चन आ चुका है, तो इनके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो थे हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्राएं हम इस्तेमाल करते हैं उनसे संबंधित जो विनिमय दर है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाने के लिए किसी देश की घरेलू मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के साथ जो मूल्य निर्धारण किया जाता है उसी को हम बोलते हैं विनिमय दर। और विनिमय दर का निर्धारण 2 प्रकार से होता है। जब सरकार करती है तो इसको क्या बोलते हैं? सरकार जब करती है तो इसको ऑफिशियल रेट या फिक्स रेट बोलते हैं, और जब ये अपने आप बाजार के हिसाब से होता है तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रेट। और फ्लोटिंग रेट मार्केट फोर्स के हिसाब से होता है, ठीक है। तो इसमें विनिमय दरें बदलती रहती। भारत में इस समय क्या है? फ्लोटिंग रेट है, बाजार के हिसाब से विनिमय दर अपने आप अप डाउन होती है, हालांकि आरबीआई इसको मैनेज करता है। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनको जरा देखिएगा। और मैंने देखा कि आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं तो हम आंसर यही बता के आपको जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द एक्सचेंज रेट एक्सचेंज फ्रॉम $1 ₹60 to $1 ₹58
इट्स मीन्स, यानी कि जब एक्सचेंज रेट $1.60 से बदल करके $1.58 हो जाएगा तो इसे क्या कहा जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या होगा, और 0.1 रुपी वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड, 0.2 डॉलर वैल्यू हैज डिप्रिशिएटेड, 0.3 रुपी वैल्यू इज डिप्रिशिएटेड, 0.4 डॉलर वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड। क्या लगता है आपको कौन सा आंसर सही होगा? इसमें दो सही होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रुपये का मूल्य 60 से 58 हो गया, तो यहाँ पर रुपया क्या हुआ है, महंगा हुआ है, यानी कि रुपी वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड, तो पहला सही होगा। और दूसरा क्या हुआ है, डॉलर सस्ता हुआ है, तो डॉलर वैल्यू हैज डिप्रिशिएटेड, 3 सही होगा। आंसर होगा 1 और 3 सही है। डिप्रिशिएटेड, रुपी वैल्यू इस नहीं, यहाँ रुपी दे दिया है, डॉलर वैल्यू हैज डिप्रिशिएटेड ये बी में लिखा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रुपी वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड एंड डॉलर वैल्यू हैज डिप्रिशिएटेड। पहला और दूसरा सही है, आंसर है ऑप्शन ए। पहला क्यों सही है, क्योंकि रुपया क्या हुआ है, एप्रिशिएट हुआ है। जो रुपया $1.60 था अब वो कितना हो गया, 58 हो गया। 2 रुपए क्या हुआ है, एप्रिशिएट हुआ है रुपया, और डॉलर क्या हुआ है, 2 रुपए डेप्रिशिएट हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी विल बी मोर बेनिफिशियल इफ प्राइजेस ऑफ, यानी कि जब डिप्रिशिएशन होता है तो इससे क्या होता है, किसको फायदा होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो devaluation of country will be more beneficial if prices of option A domestic goods remains constant, option B export because cheaper to imports, option C imports remain constant, D export rise proportionality। अब क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब डिवैल्यूएशन होता है, डिवैल्यूएशन का मतलब होता है जब विनिमय दर में गिरावट हो रही है। जब विनिमय दर में गिरावट हो रही है, क्या हो रहा है, अगर विनिमय दर में गिरावट होगी तो क्या होगा, रुपया 58 से 60 होगा। यहाँ पर रुपया 60 से 58 हो रहा है, अगर डिवैल्यूएशन होता तो क्या होता, रुपया 58 से 60 होता। तो वहां पर एक्सपोर्ट राइज करेंगे प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि उसी अनुपात में, जिस अनुपात में विनिमय दर में गिरावट हुई है उसी अनुपात में क्या हो जाएंगे, एक्सपोर्ट में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो निर्यात करने वाला व्यक्ति है उसे लाभ होगा, तो वह अपना सामान सस्ता बेच पाएगा, और जब सामान सस्ता बेच पाएगा तो देश में ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्राएं आएंगी। तो क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा इनको और देखिएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से आपको हम अलग से एक्सप्लेन कर देंगे इसको। और ऐसा नहीं है कि टॉपिक पूरा हो गया तो हम इसमें आगे बताएंगे नहीं, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम उसको शॉर्ट में और इजी लैंग्वेज में एक सिंगल टॉपिक पर अलग से लेक्चर लेकर के आएंगे, आपको जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे बताइएगा। तो विनिमय दर में आपने ये सारी चीजें देखी, और मैंने जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था उसका आंसर जरूर दीजिएगा। मैंने क्वेश्चन छोड़ा था कि इस समय यानी कि आज $1 का रुपए में क्या मूल्य है, प्लीज जरूर बताइएगा। आज पेपर में आपको पता चल जाएगा कि आज का रेट रुपए का डॉलर में क्या है। थैंक यू।